नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सेशन में अपन राजस्थान डेली करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि अपन डेली लेते हैं क्लास राजस्थान डेली करंट अफेयर की। उसमें आज अपन 4 दिसंबर 2024 का जो भी राजस्थान का करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे और क्लास के अंत में पढ़ेंगे सूजस का सार, क्योंकि सूजस की पत्रिका राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ। आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, पटवार, वीडियो, सीईटी, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास में से इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर में से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई करंट बनता है तो उसको मैं यहाँ पर अपडेट करवा देता हूँ। और इकोनॉमिक सर्वे की जो भी योजना है वो भी अपन ये साथ में डिस्कस करते हैं। आज भी 2-3 योजनाएं डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ढोलीखेड़ा गाँव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है, वह किस जिले में है? सबसे पहले इस क्वेश्चन की लाइन को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या ढोलीखेड़ा गांव, बात करेंगे ढोलीखेड़ा गांव की। क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि इसको राज्यपाल स्मार्ट विलेज घोषित किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में घोषित किया है। ये कहाँ पर है? तो ये है भीलवाड़ा के अंदर। ये गांव कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ढोलीखेड़ा गांव है भीलवाड़ा का, जिसको राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है। सीधा सीधा फैक्ट पूछा जा सकता है। आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, और एज इट इज क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब इस स्मार्ट विलेज को, जैसे इसको राज्यपाल स्मार्ट विलेज चुन लिया है ढोलीखेड़ा को, अब क्या होगा? इसको चुनने से इसके विकास में तेजी आएगी, इसको विकसित किया जाएगा इस गांव को। तो इसको विकसित कौन करेगा? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय। यू का मतलब यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। तो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी या महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा इसको विकसित किया जाएगा ढोलीखेड़ा गांव को, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, और इसको राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसको अपन विकसित करेंगे, लेकिन इसमें क्या विकास करोगे सर? यहाँ पे सड़कें बनाओगे, यहाँ पे कॉलेज बनाओगे, यहाँ पर लाइब्रेरी बनाओगे? ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो कृषि हो रही है उसमें नवीनतम तकनीक लाई जाएगी, नई टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी यहाँ की कृषि के अंदर। क्योंकि इसको विकसित कौन कर रहा है? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर रहा है। तो कृषि के क्षेत्र में इसको विकसित किया जाएगा, जिसके अंदर फसल उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, पशुपालन को अच्छी तरीके से कैसे किया जाए, बागवानी कैसे की जाए। ठीक है, आपके पास अगर थोड़ी सी भूमि है तो उसका सही से मैनेजमेंट करके उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए। कुल मिला के किसानों की आय को बढ़ाना है। क्या करना है? आय बढ़ाना है। किसानों की आय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ढोलीखेड़ा गांव है, राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में इसको चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सस्टेनेबल इनोवेशन पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व एक महिला ने किया था एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर, सस्टेनेबल इनोवेशन के अंदर। क्या था वो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन? क्या था उसके अंदर, किसने किया है? पूरी बातें अपन कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, ऐसे आजकल क्वेश्चन आते हैं तो आगे भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो अर्चिनोर पिंकी है, कहाँ की है? ये जयपुर की है, इसीलिए इसको मैंने राजस्थान करंट अफेयर में पढ़ाया है। जयपुर राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी की है अर्चिनोज पिंकी। ठीक है, इसका नाम देख के आप ऐसा मत सोचना कोई दूसरे राज्य की होगी या दूसरे देश की होगी। अर्चिनोर पिंकी जयपुर की है, और उसने एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सस्टेनेबल इनोवेशन पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, राजस्थान का ही नहीं, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है और इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? वहां पर एक प्रोजेक्ट दिया था। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था? सम्राट समर्पण। क्या? सम्राट समर्पण। क्या था सर इस प्रोजेक्ट के अंदर? ये प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के अंदर सम्राट समर्पण, जो सम्राट समर्पण प्रोजेक्ट है उसके नाम से इसको, मतलब सम्राट समर्पण नाम से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसके अंदर पर्यावरण के अनुकूल हैंडमेड पेपर प्रस्तुत किया था। यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए एक ऐसा कागज दिया था जो पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद उस पेपर को जो है वो बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हो, यानी उस पेपर को कहीं अगर आप लगाते हो तो उससे पौधा भी हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण के अनुकूल पेपर बनाया था इसने, अर्चिनोर पिंकी ने, जिसके लिए भारत ने इसने प्रतिनिधित्व के रूप में इसको भेजा था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सस्टेनेबल इनोवेशन के अंदर। ठीक है,
इस प्रोग्राम कितना बड़ा प्रोग्राम था, इसके अंदर 50 से अधिक देश आए थे इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर प्रमुख देशों की बात की जाए बड़े बड़े देश भी पहुंचे थे, जर्मनी, नाइजीरिया, यूके, रूस, ये देश आए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अर्चिन और पिंकी का नाम आपको याद रखना है, और इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इनोवेशन किया था, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, जिससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा, क्योंकि इस प्रकार का कागज बनेगा जो पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाएगा, और लास्ट में उसको यूज भी किया जा सकता है बीज के रूप में। रोजगार के नए तरीके विकसित किए हैं अर्चिन और पिंकी ने। तो प्रतिनिधित्व क्या है, सम्राट समर्पण प्रोजेक्ट को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, बजरी का सस्ता विकल्प प्रदान करने के लिए कौन सी नीति लागू की गई। अभी मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी जिसके अंदर भजनलाल सरकार ने जो पुरानी सारी नीतियां थी उनको डिसकंटिन्यू कर दिया है और 9 नई नीतियां लागू की हैं। क्या थी, मैंने आपको कल की क्लास के अंदर लास्ट में वो जो सूजस का सार है उसके माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की। अब उसमें से अपन 3, 4, 5 तो आज मैं पढ़ा दूंगा, बाकी की कल पढ़ा दूंगा। एक उसमें राजस्थान एमसेंड नीति 2024 भी है, ठीक है। उससे क्या होगा, बजरी का एक सस्ता विकल्प मिलेगा, पर्यावरण के अनुकूल विकल्प मिलेगा, ठीक है। बजरी का खनन करने से पर्यावरण को नुकसान होता है। सबसे ज्यादा राजस्थान में बजरी की कालेबाजारी होती है, 2 से 3 गुना रेटों पर कालेबाजारी की जाती है बजरी की। तो उसके लिए दूसरा विकल्प हो, मैन्युफैक्चरिंग सैंड बनाई जाए, एम सैंड बनाई जाए, एम सैंड मैन्युफैक्चरिंग सैंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एम सैंड नीति राजस्थान सरकार ने अब की बार वापस लॉन्च की, एम सैंड नीति 2024। इसके तहत एक मुख्य क्या रियायत दी गई, क्या छूट दी गई इस नीति के तहत, क्या रियायतें दी गई। अगर कोई एम सैंड प्लांट लगाता है तो उसको 3 साल तक ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। कितने, 3 साल तक। तो एज इट इज ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। क्यों है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, आजकल आरपीएससी थोड़े डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रही है। अगर आप आरएसए से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। एम सैंड प्लांट है, अगर कोई लगाता है इस नीति के तहत तो उसको 3 साल तक सब्सिडी मिलेगी ब्याज पर, ठीक है। अगर वो प्लांट लगाने के लिए कहीं से भूमि लेता है तो भूमि पर भी कर में छूट मिलेगी, ठीक है। और इस नीति का उद्देश्य क्या है, बजरी की कमी को दूर करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। इसके अलावा राजस्थान खनिज नीति भी आ गई है। राजस्थान खनिज नीति 2024, खनिज की भी नई नीति आ गई है 2024 के अंदर। इस नीति के अंदर ये चीजें कही गई है, अभी इस नीति का विस्तृत खाका नहीं आया है। इस नीति में ये चीजें कही गई है कि खनिज आधारित उद्योग है उनको बढ़ावा देंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, ठीक है। तो आधारित उद्योगों को बढ़ाया जाएगा। क्या आधारित, खनिज आधारित, खनिज की नीति है तो, ठीक है। रोजगार सृजन में, रोजगार में बढ़ोतरी लिख देता हूं। इस नीति से रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोई नई खदान खोलता है, ठीक है, नई अगर कोई माइंस खोलता है तो उस पर भी कुछ छूट देने के लिए, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा खदानें खुले, इसके लिए निवेश आकर्षित करने के लिए भी अलग से पॉइंट दिए जाएंगे, लेकिन अभी उनका कोई विस्तृत वर्णन नहीं हुआ है। एक एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति भी आ गई है। कौन सी, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। उसका क्या उद्देश्य रखा गया है, अक्षय ऊर्जा, बायोमास और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है। और 2030 तक, कब तक, 2030 तक राजस्थान को ऊर्जा में अग्रणी राज्य बनाना है। अग्रणी राज्य का मतलब समझते हो, पहले स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। किस नीति के तहत, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत, और अक्षय ऊर्जा, बायोमास और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। तो ये नई नीतियां थी जिनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत, हाँ अभी जो पशु परीक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आए थे, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर किस योजना से कितने, ठीक है, लाडो योजना, बाल गोपाल योजना। तो ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत, कौन सी, आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चे को हर महीने कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। भाई कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी अगर कोई बच्चा है वो किसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, और मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना के तहत आप उस पर कितना पैसा देना चाहोगे सरकार। तो 5,000 रुपए देगी। कितने, 5,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सरकार की जो मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी अभी, उसके अंदर वंचित वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, ठीक है। कौन कौन से निर्णय लिए थे, एक तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए फंड में वृद्धि की थी, ठीक है। जो SC/ST का फंड था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और इसके साथ में जो तीसरा एक फंड और जोड़ा गया था, TSP फंड, ठीक है, जो TSP एरिया में रहते हैं,
SC ST और TSP का जो फंड था, पहले ये फंड कितने रुपए का था? 1000 करोड़ रुपए का था। 1000 CR का मतलब करोड़ है, ठीक है। अब इसमें वृद्धि करके कितना कर दिया? 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, एग्जाम की दृष्टि से 3 स्टार लगा लेना इसको, ठीक है। अभी मंत्रिमंडलीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने वंचित वर्ग के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जिसमें पहला निर्णय यही था कि जो SC ST और TSP के लिए हमने फंड बना रखा है, पहले ये फंड 1000 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब इस फंड की हम सीमा बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। क्या दी जाती है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन। भाई बूढ़े लोगों को 1000 रुपए सरकार ने पहले देती थी, 1000 रुपए देती थी। किसके तहत? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि के रूप में 1000 रुपए दिए जाते थे। अब सरकार ने बोला अब 1000 से कुछ नहीं होगा, महंगाई बढ़ गई है, 1150 रुपए देंगे। कितने? 1150। तो याद रखना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सीमा को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया है। SC ST TSP के फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहां से। छात्रावासों के लिए जो मेस की सुविधा थी, मेस भत्ता मिलता था, खाने के लिए पैसे मिलते थे, किसमें? छात्रावासों के अंदर। उसके अंदर कुछ प्राइवेट छात्रावास भी थे, कुछ सरकारी भी थे, ठीक है। उनके अंदर पहले बच्चों को 2500 रुपए दिए जाते थे। कितने? 2500 रुपए मेस भत्ते के रूप में दिए जाते थे। ठीक है सर। अब मैं पहले भी हमें पता नहीं था, लेकिन अब पता लग गया है। 2500 रुपए पहले दिए जाते थे, अब इनको बढ़ाकर 3000 रुपए कर देंगे, भजनलाल जी ने मंत्रिमंडलीय बैठक में कहा है। ये इंपॉर्टेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट घोषणा क्या थी? छात्रावासों में जो मेस भत्ता है उसको 2500 रुपए से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 3000 रुपए तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बोला एक नई योजना लागू करेंगे, घुमंतु आवासीय योजना। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर हम 90 लाख लोगों को आश्रय प्रदान करेंगे, घर प्रदान करेंगे। जो घुमंतु जातियां हैं, जो अलग अलग जगह घूमकर अपना जीवन यापन करती हैं, उनके लिए घुमंतु आवासीय योजना शुरू करेंगे। और उस योजना का लक्ष्य हमारा यह रहेगा कि हम 90 लाख लोगों को आश्रय प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो दिव्यांग है, दिव्यांग समझते हो? दिव्यांग, दिव्यांगों के लिए भी एक विशेष उन्होंने घोषणाएं की हैं, जिसके तहत उन्होंने क्या किया है? कृत्रिम अंग और उपकरण प्रदान करेंगे। इसके अलावा 2000 जो युवा दिव्यांग है उनको क्या दी जाएगी? स्कूटी दी जाएगी। 2000 स्कूटियां भी दी जाएगी दिव्यांगों को। और उनके अलावा उनके लिए जो भी कृत्रिम अंग है, अगर मान लो कोई दिव्यांग है उसके हाथ नहीं है तो हाथ, पैर नहीं है तो पैर, जो भी अंग दिए जा सकते हैं आर्टिफिशियल, वो अंग दिए जाएंगे। जिसके अलावा उपकरण दिए जाएंगे, जैसे अगर कोई चल नहीं पाता तो उसको वैसाखी दी जाएगी, व्हील चेयर दी जाएगी, जो सुन नहीं पाता उसको कान में डालने की मशीन दी जाएगी। तो दिव्यांगों को क्या दिया जाएगा? कृत्रिम अंग और उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ 2000 स्कूटियों का भी वितरण किया जाएगा, जो कि जो युवा दिव्यांग है उनको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर, इसके तहत अगर कोई क्रिटिकल बीमारी से, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चा है तो उसको 5000 रुपए प्रति महीना सहायता राशि दी जाएगी। तो ये अभी मुख्यमंत्री जी जो मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी उसके अंदर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ये घोषणाएं की गई थी, जो कि मैंने सारी आपको बता दी है। राज्य युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कब होगा? इस बार का जो बजट घोषणा हुई थी 2024-25 की, राजस्थान की जो बजट घोषणा थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम यूथ डे बनाएंगे, राज्य युवा महोत्सव मनाएंगे। इसके लिए डेट भी जारी कर दी है, 12 जनवरी 2025 को, 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा महोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर होगा क्या? जो राजस्थान के यूथ आइकन है उनको अवार्ड दिए जाएंगे, राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिए जाएंगे। और ये अवार्ड उन युवाओं को मिलेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कैसे? सर उत्कृष्ट तो हम भी कर रहे हैं, 24 घंटे रील देखते हैं, एक उत्कृष्ट कार्य है, ठीक है। कहीं कहीं तो ऐसे बोलेंगे हम रील देखते नहीं है, रील बनाते भी हैं, तो हमें तो 2 अवार्ड दिए जाने चाहिए। ये कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं है समाज के लिए। रील बनाना, नाच गाने, ये कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं है इस सभ्य समाज के लिए। हाँ, दिया जाना चाहिए, अगर कोई राजस्थानी कल्चर को प्रमोट कर रहा है उसको दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थानी गाने पे अगर डांस करेगा तो उसको दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई नहीं देंगे कि मोम डैडी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के, उस पर नहीं मिलेगा ये अवार्ड। उसके अंदर आपको राजस्थानी कल्चर को प्रमोट करना होगा, तभी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आप सामाजिक कार्य करते हो, सामाजिक कार्य का मतलब ये नहीं है, सामाजिक कार्य का मतलब ये नहीं है कभी भी कि आप मतलब किसी को 2 किलो केले दे रहे हो, किसी को 5 किलो आटा दे रहे हो, उसकी रील बना के डाल रहे हो, ये सामाजिक कार्य नहीं है। सामाजिक उत्थान के लिए कोई अच्छा कार्य किया जाएगा उसको दिया जाएगा। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर कोई अच्छा काम करेगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर कृषि के अंदर, पर्यावरण के अंदर कोई नया नवाचार करेगा तो उन सबको ये अवार्ड
दिए जाएंगे। आयु कितनी होनी चाहिए? 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो आयु वर्ग आपको विशेष ध्यान रखना है, 15 से 29 वर्ग। और उनके लिए भी क्या चल रहा है, अभी फॉर्म भी ओपन हो गए, तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा 12 जनवरी को जब युवा राज्य महोत्सव होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको वहां पर राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा बोर्ड अटक गया है। ठीक है भाई, अपन ये तो पढ़ लिया, 12 जनवरी है इसके अंदर राइट ऑप्शन, 12 जनवरी को ये दिए जाएंगे। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। ये आ गया अपना सूजस। सूजस में क्या है, मुख्यमंत्री ने खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, अधिकारी लक्ष्य को निर्धारित करें और उस पर काम करें। वर्तमान में सरकार के प्रथम वर्ष में ही 47 प्रधान खनिज ब्लॉक नीलाम हुए, देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है भाई। 47 प्रधान खनिजों के ब्लॉक की नीलामी हुई थी। नीलामी कैसे हुई थी, जिस दिन ये पिछले महीने में ये नीलामी हुई थी, तब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है इस बार के जो खनिजों की ब्लॉक नीलामी हुई है उसमें। तो ये वापस आज की सूजस में आया, तो इसका मतलब ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 रवि राज का आयोजन 12 दिसंबर को होगा। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर युवा मामले एवं खेल विभाग के द्वारा 12 दिसंबर को जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 रवि राज का आयोजन किया जाएगा। युवा मामले एवं खेल विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज कुमार पवन ने बताया कि अमर जवान ज्योति से प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होने वाली दौड़ में करीब 25,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। 25,000 जने दौड़ेंगे। 12 दिसंबर को जयपुर के अंदर रवि राज का आयोजन होगा, रन फॉर विकसित राजस्थान 2024। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर पुरस्कार वितरण समारोह मंगलवार को हुआ था। दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मान समारोह में मंगलवार को 3 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत के आतिथ्य में भगवंत सिंह मेहता सभागार हरिश्चंद्र महातू राजस्थान राज्य लोक प्रसारण संस्था में प्रातः 11 बजे आयोजित होगा। ठीक है, ये हो गया है। ये एक पोस्टर है, इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ शरीर तेज दिमाग आओ बनाए एनीमिया मुक्त राजस्थान। स्वस्थ शरीर तेज दिमाग आओ बनाए एनीमिया मुक्त राजस्थान। एनीमिया रोग क्या होता है, जब बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है भाई। ठीक है, एनीमिया क्या है, आयरन की कमी। वैसे लिखा आयरन की कमी जाता है, लेकिन रक्त की कमी ही बोलते हैं। आयरन की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटती है, जिससे शरीर में और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और एनीमिया के सामान्य लक्षण ये हैं। एनीमिया से बचाव के उपाय हैं, समय पर उपचार होना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाएगा एनीमिया के लिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कब? प्रत्येक मंगलवार को क्या मनाएंगे? शक्ति दिवस मनाएंगे। किसके लिए? एनीमिया के लिए जागरूकता और उपचार के लिए शक्ति दिवस प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान सरकार का लोगो है, भजनलाल शर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसको चलाया जाएगा। ठीक है, ये था 4 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जी के लास्ट में पढ़ा सूजस का सार। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। इस क्लास की पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रहा हूँ, वहां से मंथली पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ये हमारे नंबर है 9887809083। इस पर आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर आपकी जो डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें चाहिए। तो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में नंबर ऐड कर देंगे आपके, जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे। वहां से आपको डेली की डेली क्लास के बाद पीडीएफ मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है, इसको जरूर चेकआउट कर लेना। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।